हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वैश्विक आदिल का पता लगा तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। उसकी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी वो करीब 7 साल पुरानी, यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वह लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है इजाबेल गूजमैन, जो कि अपनी मां यूनमी होए और सौतेले पिता रेयान होए के साथ अमेरिका में कोलोराडो के साउथ लीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसकी ये जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है, उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को। और उस वक्त इजाबेल की जो उम्र थी वो सिर्फ 18 साल थी। और ये कहानी का वो पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इजाबेल कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती, और ना ही वो टिकटॉकर वायरल होती, और ना ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल की मां युन्मी होए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थीं। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा, तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले भी कई बार यूनमी हुए को ये बात बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती हैं तो इजाबेल अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती हैं, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते थे तो वह खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इसाबेल के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति यान हुए, जो कि इजाबेल के सौतेले पिता थे, उनके साथ सीधे इजाबेल के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इजाबेल ने उनकी किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दिया। उसके माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसाबेल ने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहां तक कि वह गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर ही थूक कर चली गईं। इसी बात से यूनमी होए को बहुत धक्का लगा, और इस भद्दे वर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वो उस पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति यौन होई के साथ ही रहे, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थीं। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। दरअसल इजाबेल गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को कोलोराडो के ऑरोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी मां यूनमी गुज़मैन के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थीं। उसके माँ बाप एक साथ मिलकर ऑरोरा के टाउन सेंटर में एक पेट्रोट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इजाबेल से बहुत प्यार करते थे।
और इजाबेल भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थीं, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गूजमैन से। तो पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़नी शुरू हो गईं और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गूजमैन और यूनमी गूजमैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इजाबेल की जो उम्र थी वो महज 4 साल थी। खैर, तलाक के बाद इजाबेल की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसलिए अब इजाबेल अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इजाबेल बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो अब और ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेल का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ योनमी ने एक दूसरे शख्स रेयान हुए के साथ शादी कर ली। इजाबेल इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गूजमैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीजें बद से बदतर होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेल बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वह इस बात पर अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। यूनमी होए पूरी कोशिश करती कि वो इजाबेल की हर डिमांड पूरी करें, जिसके लिए वो अपनी स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स करने लगी, पर फिर भी वो इजाबेल की कई डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। जब इजाबेल सिर्फ 7 साल की थी तो उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना ही मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इजाबेल को उसके सगे पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया, पर कुछ दिनों बाद ही वो वापस अपनी माँ के पास आ गई। हालांकि बावजूद इसके उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इजाबेल 14 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इजाबेल, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी जूइश थे, और जो कि ईसाई धर्म की ही एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग ना तो क्रिसमस मानते हैं, ना ईस्टर, और ना ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इसाबेल ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वो पूरी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही ढंग से स्कूल जाती। बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वो 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो उनसे ही लड़ने लगती। वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बस वो किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया, और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा। जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वह काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वह था अपनी माँ के मुंह पर थूकना। जिसके बाद यूनमी होए ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब यूनी होए अपना मोबाइल चेक करती हैं तो देखती हैं कि इजाबेल ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वह उस मेल को ओपन करती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इजाबेल के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यूनमी और भी डर जाती हैं। फिर वो ये मेल अपने पति को भी दिखाती हैं, और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिरकार यूनमी पुलिस को बुलाने का फैसला करती हैं, और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है, जो कि इजाबेल ने भेजा था। पर क्योंकि ये घरेलू मामला था
इसलिए पुलिस पहले तो इज़ाबेल को समझाती है और फिर बाद में ये वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी। क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं और इज़ाबेल 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इज़ाबेल को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इज़ाबेल भी अपने बेडरूम में चली जाती हैं और यूनमी अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती हैं। पर यूनमी के मन में अभी भी एक डर सता रहा था। इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुज़मैन को भी बताई। रॉबर्ट ने ये सलाह दी कि वो घर जाकर इज़ाबेल से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि यूनमे और रॉबर्ट गुज़मैन का तलाक तो हो गया था, पर वो अभी भी एक साथ बेला स्टूडियो में ही काम कर रहे थे। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुज़मैन उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेल से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इज़ाबेल अपने बेडरूम में ही थी। दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से वह अपने बेडरूम से बाहर आई ही नहीं थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो वह इज़ाबेल को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो इज़ाबेल को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इज़ाबेल ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुनी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इज़ाबेल बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वह खुद को बदलने की कोशिश करेंगी। पर सच्चाई तो यह थी कि इज़ाबेल अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। बस वो हर बात को इस कान से सुन रही थीं और उस कान से निकाल रही थीं, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे कि वो शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। इज़ाबेल को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इज़ाबेल भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास यूनमी भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद ये यूनमी अपने पति से पूछती हैं कि इज़ाबेल कहाँ है। तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ, उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 6:30 बजे के आसपास इज़ाबेल को घर के किचन में देखा था। रेयान की बात सुनने के बाद यूनमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और इधर रेयान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही रात के करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेयान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धमधम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो, या फिर कुछ सेकंड बाद ही यूनमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती हैं। अपना नाम सुनते ही रेयान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज आ रही है। फिर वो बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इज़ाबेल की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इज़ाबेल ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से यूनमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और बाहर से रेयान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वह ये सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोलें कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रेयान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद हैं और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रेयान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया।
तभी अचानक से रेयान ने एक जोर की आवाज सुनी, ओह गॉड। और यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यूनमी की थी, और यह उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से इजाबेल एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टॉर्क्वाइज कलर के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था, और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेल को इस हालत में देखकर रेयान सन्न रह गया, और वह जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेल ने रिहान की तरफ देखा तक नहीं, और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रिहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रेयान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था, और उसकी बीवी बाथरूम के फर्श पर अधनग्न हालत में पड़ी थी। यूनमी के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था, और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे। उसके बगल में एक लड़की का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेयान अभी भी कॉल पर ही था, और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी की हालत में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। रेयान यूनमी को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यूनमी को देखकर यह साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। खैर, रेयान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 पर पुलिस भी वहां पहुंच गई, और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। जांच की गई और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस इजाबेल को ढूंढना शुरू करती है, मगर वह पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इजाबेल उसकी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इजाबेल के फोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहां भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेल का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती है। प्लस उसके पास हथियार भी था, और पब्लिक से यह अपील करती है कि वह जहां भी जिसे भी दिखे वह तुरंत पुलिस को खबर करें। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को यूनमी होए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि यूनमी होए के ऊपर 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि यूनमी होए के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 45 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर, और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो यह खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इसाबेल को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्क रोड के पार्किंग गराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वो वहां के पार्किंग गराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहां हो गई, और वह भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इसाबेल और यूनमी के मर्डर से लिंक हो रही थीं। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए, मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला।
तभी उन्हें पार्किंग गराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने कि पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा ये इसाबेल हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया। जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इसाबेल गुज़मैन है। इसके बाद वो इसाबेल के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही दो और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे और वो जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इसाबेल को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी। इसाबेल ने यहां भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहां तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे जरूर मिलती है, पर वो इसाबेल गुज़मैन नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समांथा गोज़ेल्स है और वो ओहायो में रहती है। पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून ये साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वो ही इसाबेल है। इसलिए पुलिस वाले उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करते और आखिरकार पुलिस मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे इसाबेल गुज़मैन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिर कार में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो गायब कहां हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इसाबेल थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इसाबेल ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क की रोड के पास बने पार्किंग गराज में लगा दी और उसके बाद उसी कार की पिछली सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह जब लोगों ने इसाबेल को कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक इसाबेल कार से उठकर पार्किंग गराज के अंदर चली गई थी और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इसाबेल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर ऑरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इसाबेल को कोलोराडो के काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया। वह अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा और जब वो कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरा को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। काउंटी कोर्ट के जज ने इसाबेल के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही ये ऑर्डर दिया कि जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वह तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकती। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इसाबेल गुज़मैन का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की एक एडल्ट थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर ये पक्का था कि इसाबेल को मैक्सिमम सजा यानी डेथ पेनाल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इसाबेल ने वकील से जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पोन्स की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इसाबेल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानोइड साइजोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पोन्स ने भी अपनी गवाही में इसाबेल की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त इसाबेल अपनी मां का कत्ल कर रही थी उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते हैं और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रॉचलर ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में
उन्होंने इसाबेल की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इसाबेल अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसाबेल को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज़्यादा सालों तक इसाबेल उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रहीं और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब इसाबेल 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी माँ का खून किया तब वह अपने होश में नहीं थी, पर अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब ना ही वह खुद के लिए और समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर देना चाहिए। आई वॉज नॉट माई सेल्फ वेन आई डिड दैट एंड आई हैव सिंस बीन रीस्टोर्ड टू फुल हेल्थ। ठीक उसी टाइम जब मीडिया में उसका ये इंटरव्यू आया, अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं और यहाँ भी ठीक यही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने पास्ट में क्या किया है उसके सपोर्ट में आगे आए और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसाबेल ने जो अपनी माँ का कत्ल किया है वो उसी लायक थी और ऐसी चीज़ें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस वीडियो से इसाबेल को ज़रूर फ़ायदा हुआ क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इसाबेल गुज़मैन को मेंटल इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इसाबेल ने जो कुछ भी किया, चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से, वो अलग बात है। पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत गलत है। जबकि हम मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी इसाबेल गुज़मैन की। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और सनसनीखेज कहानी के साथ, यहीं इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। नमस्कार।